हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एजुकेशन फॉर इंडिया के प्लेटफॉर्म पर। तो एनसीईआरटी इतिहास में जो 3 चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं, आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 4 अध्याय 4। अध्याय 4 क्या है, क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। ठीक है, अब तक हम इतिहास जो है वो लगभग हम उन आधार पे पढ़ते आ रहे थे कि अलिखित मतलब लिखित रूप में ना होके अंदाजे के तौर पर, ठीक है, इतिहास के बारे में जानकारी हमने हासिल की थी। अब हम जानेंगे कि किताबें और कब्रों के थ्रू, ठीक है, कि जो इतिहास के बारे में और जानकारी जो है इसमें जो है चैप्टर नंबर 4 में बताई गई है। ठीक है, अच्छा, जो एनसीईआरटी आपकी जो ये करवाई जा रही है वो हैंड रिटन नोट्स के साथ करवाई जाएगी। जो चैप्टर से जहाँ से ये जो क्वेश्चंस उठे हैं प्रीवियस ईयर में भी पूछे जा चुके हैं, ठीक है, उस आधार पर आपके हैंड रिटन नोट्स जो हैं वन लाइनर तैयार किए गए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ हमारे क्वेश्चन देखिए आपके एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर लगाए गए हैं कि क्वेश्चन किस तरह से इस चैप्टर से जो है मतलब चैप्टर नंबर 4 से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन जो हैं अब तक आ चुके हैं। जैसे कि ऋग्वैदिक में ऋषि विश्वामित्र और 2 नदियों के बीच संवाद के रूप में एक स्रोत और जिसे देवी के रूप में पूजा जाता था, ये नदियाँ कौन सी हैं, और ये पूछा कब गया है, एसएससी सीजीएल, ठीक है, 2022 में जो आया था उसमें ये जो है क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें तो यूपी आरओ में ऋग्वेद है, ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है यूपी आरओ 2016 के एग्जाम में। इसके अलावा हम बात करें यूपी पीसीएस में किस तरह से क्वेश्चन बना है इसमें इस चैप्टर से, तो ताम्रश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे। ठीक है, और क्वेश्चन जो है कि एसएससी एमटीएस में प्राचीनतम वेद कौन सा है। ठीक है, तो इस एनसीईआरटी को हमारा पढ़ाने का मकसद है कि जो भी एग्जाम हो, चाहे वो क्लास 6 का स्टूडेंट हो या फिर यूपीएससी का स्टूडेंट, ठीक है, उन सभी के लिए ये जो है यूजफुल हो। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 जो है ये कंप्लीट कराया जा चुका है। आज क्या हम पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 4 क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। ठीक, तो शुरुआत होती है एक मेरी नाम की लड़की से। ठीक है, मेरी नाम की लड़की जो कि एक स्कूल में पढ़ती है, ठीक, और वहाँ पे उन स्कूल की जो शिक्षक हैं वो सभी बच्चों को, ठीक है, कहाँ ले जा रही थी, सभी बच्चों को लाइब्रेरी यानी कि पुस्तकालय ले जा रही थी। ठीक है, तभी मेरी ने जो है उस लाइब्रेरी में जो देखा कि वो काफ़ी बड़ी है, ठीक है, वहाँ पे बहुत किताबें लगी हुई हैं। उस उतने ही देर में उनकी टीचर जो है कहती हैं कि उस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण किताबें हैं। ठीक है, और क्या तुम्हें मालूम है कि ये वेद मतलब ये वेद हमारे वेदों का भी एक संग्रह है। तब मेरी के दिमाग में आता है उन किताबों को लेकर कि ये वेद क्या है। ठीक है, और यही आज का जो हमारा चैप्टर है, ठीक है, इसी क्वेश्चन पर आधारित है, वेदों पर। ठीक है, तो हम आप बात करेंगे दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों के बारे में, जो प्राचीनतम ग्रंथों में सबसे ज्यादा जो माने जाते हैं, सबसे प्राचीन जो माने जाते हैं वो कौन से हैं, वो वेद हैं। ठीक है, वेद कितने होते हैं, वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, जिसमें अगर हम ऋग्वेद की बात करें, जो आप ऋग्वेद देख पा रहे हैं, ये ऋग्वेद की अगर हम बात करें तो ऋग्वेद जो है ये सबसे पुराना वेद जो है, ठीक है, सबसे पुराना, क्योंकि इसकी जो रचना है वो 3500 साल पहले हुई थी। ठीक है, जिसमें 1000 से भी ज्यादा जो है प्रार्थनाएं हैं, जिसको क्या कहा जाता है, सूक्त कहा जाता है। अच्छा, सूक्त का मतलब क्या होता है, सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया। यहां से एक चीज आती है कि जो ऋग्वेद हो, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ठीक है, इनमें जो प्रार्थनाएं हैं वो पद्य के रूप में प्राप्त हुई हैं। ठीक है, पद्य के रूप में हमें प्रार्थनाएं जो है ये लिखित रूप में मिलती हैं। होता क्या था कि जैसे कि हम आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बताते हैं, इमेजिन करिए, ठीक है, कि अगर आपको कोई चैप्टर पढ़ाया जाए, ठीक है, अगर कोई आपको थ्योरी पढ़ाई जाए तो वो आपके दिमाग में कितनी देर टिकेगी, या कितना उसका, या आप अगर वो चैप्टर पढ़ेंगे तो जब उस किताब को बंद करिए तो मोटे तौर पर आप एक कहानी के रूप में उसको गढ़कर बता सकते हैं। ठीक है, आने वाले टाइम पर क्या होगा, थोड़ा और बताया जाएगा तो थोड़ी कहानी और उसमें से जो है गायब होगी। ठीक है, इस तरह से आप मोटे तौर पर एक कहानी के रूप में कह सकते हैं कि आपके दिमाग में जो है वो चीजें जो हैं जो कि थ्योरेटिकल होती हैं वो जल्दी नहीं टिकती। तो इस तरह से जो ये ऋग्वेद है ये पद में, गद में नहीं बल्कि पद में पाए गए, मतलब कि इनमें जो भी पद लिखे गए उनको क्या कराया गया, उनको कंठस्थ कराया गया। किस तरह से, एक तरह से
मतलब ये कह सकते हैं एक तरह से गाने के रूप में, ठीक है। अगर आपको कोई चीज लय के रूप में याद कराई जाए, ठीक है, या आपको आज के लय के जो गाने होते हैं, जैसे कि आप अपने मम्मी पापा से भी बात करो तो जितने पुराने गाने होते हैं कैसे उनको याद होते हैं, उनको तो रटाए नहीं जाते ना, लेकिन उनको एक म्यूजिक के तौर पर, एक संगीत के रूप में उनको वो चीजें याद रहती कि हाँ ये जो म्यूजिक है इस तरह से गया होगा तो यहाँ पे ये अक्षर जो है या ये शब्द जो है बैठेंगे, है ना। तो इस तरह से जो है याद जो उनको था, गाने जो आज तक उनको कंठस्थ है। इसी तरह से जो प्रार्थनाएं थी, ठीक है, प्रार्थनाएं जो पद के रूप में पाई गई, इनको भी क्या कराया जाता था, जो भी उनकी आने वाले जैसे शिष्य हैं, शिष्य के शिष्य हैं, शिष्य के शिष्य हैं, उनको क्या कराया जाता था, कंठस्थ कराया जाता था, ठीक है। तो ये दिमाग में ये रखिएगा, याद रखिएगा। अच्छा, हम बात कर रहे थे ऋग्वेद के बारे में। तो ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण बात की जाए तो 3 महत्वपूर्ण देवता हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत कौन कौन से, अग्नि, इंद्र और सोम, ठीक है। जिसमें से अग्नि जो है इनको आग के देवता, और इंद्र जो है इनको युद्ध के देवता, और सोम को एक पौधा बताया गया है। ये पौधा कैसा, एक खास जिससे पेय पदार्थ बनता है, ठीक है। सोम जिसको ये भी कह सकते हैं शराब, ठीक है। उस टाइम पे क्या कहा जाता था इसको, मदिरा, ठीक है, मदिरा या सोमरस कहा जाता था, सोमरस, है ना। जो सोमरस, इसको एक औषधि के रूप में, ठीक है, इसका इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। वैदिक में क्या है कि मैंने जैसा कि बताया कि ऋषियों ने क्या है, प्रार्थनाओं की रचना की, ठीक है। फिर ये क्या करते थे, अपने जो विद्यार्थियों को अक्षरों, शब्दों, वाक्यों में बांट कर, ठीक है, सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ कराते थे। मैंने बताया ना कि अगर इसको हम किसी भी चीज को अगर हम संगीत में लय के रूप में बताएं तो वो चीजें ज्यादा कंठस्थ होती हैं। और इस तरह से ये जो अभी तक जो वेद हैं, ठीक है, इनके बारे में लिखित रूप में हमें, ठीक है, प्राप्त, यही एक कारण है कि लिखित रूप में ये हमें अभी भी प्राप्त है। जैसे कि उस टाइम पे लिखा गया था कि सामवेद में है क्या है, गायत्री मंत्र है, ठीक है। गायत्री मंत्र अगर आपको लय के रूप में देखिए याद है तो हम जितने भी स्टूडेंट हमारे ये क्लास देख रहे होंगे, मैं इतना तो कह सकती हूँ कि अगर 100 स्टूडेंट भी देख रहे हैं तो उनको कम से कम उसमें से 90% स्टूडेंट्स जो हैं उनको जो है गायत्री मंत्र आता होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि उनको संगीत में लय के रूप में वो इस तरह से कंठ, सोचिए वो संस्कृत का कितना कठिन होता है, ठीक, कठिन शब्दों से बना है लेकिन फिर भी आपको रटा होता है। क्यों, जस्ट बिकॉज ऑफ आपको लय के रूप में उसको याद है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे भी ऋग्वेद में जो भाषा है वो कैसी इसमें इस्तेमाल की गई होगी, संस्कृत थी, ठीक है, जिसे क्या वैदिक संस्कृत जो कहलाती थी, ठीक है। आगे हम बात करेंगे, अब हम बात करेंगे संस्कृत और अन्य भाषाओं के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे पहली लाइन से आप देखिए कि यहाँ पे क्या बोला गया कि संस्कृत भाषा भारोपीय, भारत यानी कि यूरोपीय, ठीक है, भारोपीय से कहेंगे, भाषा परिवार का हिस्सा है। यहाँ भाषा परिवार से हमारा क्या मतलब है, ठीक है, भाषा परिवार से हमारा मतलब है कि एक ऐसी भाषा, ठीक है, जिसके शब्दों को, ठीक है, जिनके शब्दों को अन्य जगहों की या अन्य जगहों से जुड़ी भाषाओं में, क्षेत्रीय भाषाओं में जिसका इस्तेमाल किया गया हो, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, उसको भाषा परिवार, ठीक है, भाषा परिवार का हिस्सा उसे माना जाता है। कैसे, जैसे कि संस्कृत भाषा, ठीक है, संस्कृत भाषा के जो शब्द हैं वो कहीं ना कहीं असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, एशियाई, ठीक है, और जैसे कि फारसी, यूरोपीय, इसके अलावा अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश, ठीक है, इन सभी भाषाओं में संस्कृत भाषा के जो शब्द हैं इनमें कहीं ना कहीं इनका इस्तेमाल, ठीक है, किया गया, इसीलिए इसे भाषा परिवार का हिस्सा कहा गया होगा, है ना। उदाहरण के लिए अगर हम देख लें तो मात्र क्या है, संस्कृत में मात्र कहते हैं, हिंदी में माँ कहते हैं, वहीं अंग्रेजी में क्या कहते हैं, अंग्रेजी में मदर कहते हैं, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ उपमहाद्वीप की दूसरी और भाषा परिवार भी थी, जैसे कि उदाहरण के तौर पर देखें तो पूर्वोत्तर प्रदेश में, ठीक है, तिब्बत वर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती थी। वहीं पे भारत में अगर दक्षिण में देखा जाए, ठीक है, अगर भारत के दक्षिणी भाग में देखा जाए
ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी भाषा है? तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये कौन सी थी? ये द्रविड़ भाषा परिवार की, ठीक है, द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित थी। और ये भाषाएं कहाँ बोली जाती थी? भारत के दक्षिणी भाग में बोली जाती थी, ठीक है। जबकि झारखंड, मध्य भारत के कई हिस्सों में जो बोली जाने वाली जो भाषाएं थी वो कैसी थी? वो ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी थी, ठीक है। ये तो था भाषा के बारे में। आगे हम बात करें कि इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं, ठीक है, हम यहाँ से ये जानेंगे। इतिहासकार जो है, ठीक है, इतिहासकार वो आर्कोलॉजिस्ट यानी कि पुरातत्ववेत्ता है, उन्हीं की तरह ही जो है जानकारी इकट्ठा करते हैं। लेकिन इनके और इनके आधार में फर्क क्या है कि पुरातत्ववेत्ता जो है ये भौतिक अवशेषों पर, ठीक है, अपनी जो जानकारी हासिल करते हैं, जबकि इतिहासकार जो है वो लिखित स्रोतों का भी अध्ययन करते हैं भौतिक अवशेषों के अलावा, ठीक है। जैसे कि ऋग्वेद में कुछ सूक्त जो हैं वो वार्तालाप के रूप में पाए गए हैं। कैसे कि विश्वामित्र नामक जो ऋषि थे, ठीक है, ये देवियों के रूप में जो पूजित दो नदियां थी, व्यास और सतलुज, ठीक है, इनसे संवाद के रूप में एक अंश प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे हम मैप में देख लेते हैं कि कहाँ पर व्यास और सतलुज है। तो ये देखिए यहाँ पर है व्यास नदी, ठीक है, और ये हमारी रही सतलुज, ठीक है। ये दिया हुआ है ऋग्वेद का एक पन्ना, ठीक है, ये ऋग्वेद का एक पन्ना दिया हुआ है, ये जो कि किसका बना हुआ है? जो कि एक जो भूर्ज वृक्ष है, ठीक है, उसकी छाल पर लिखा गया है। इसको क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पांडुलिपि। अच्छा, पांडुलिपि का अर्थ क्या है? ठीक है, पांडुलिपि का अर्थ है हाथ द्वारा लिखी गई लिपि, ठीक है। हाथ द्वारा लिखी गई लिपि को क्या कहा जाता है? पांडुलिपि कहा जाता है। और ये कितनी पुरानी? ये लगभग 150 वर्ष पहले जो ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए जो है इसका प्रयोग किया गया था। और ये कहाँ पर पाई गई है? ये पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र, ठीक है, के पुस्तकालय में जो है सुरक्षित रूप में रखी गई है। हम बात कर रहे थे संवाद की, ठीक है, तो ये विश्वामित्र और नदियों के बीच में एक संवाद के रूप में यहाँ पर एक उसका उदाहरण दिया गया है। जैसे कि विश्वामित्र कहते हैं नदियों से, ठीक है, नदियों से कहते हैं कि आप, मतलब उनका गुणगान करते हैं कि आप इस तरह से नीचे आइए, फुर्तीले घोड़ों की चाल और पहाड़ों के नीचे आइए, ठीक है, इंद्र की दी हुई शक्ति और स्फूर्त तुम रथों की गति, मतलब इस तरह से इन्होंने बात कही। तो यहाँ पे किसकी बात की गई? बछड़ों की बात की गई, ठीक है, घोड़ों की बात की गई, पहाड़ों की बात की गई। हमारा मकसद है यहाँ ये जानना कि पुरातत्व में, ठीक है, सॉरी, इतिहास में किन किन जानवरों का भी उल्लेख हमें मिल रहा है, ठीक है। इसके अलावा नदियों की बात की जाए, ठीक है, तो नदियां उन ऋषि को इस तरह से जवाब देती हैं, ठीक है। और विश्वामित्र देखिए यहाँ पे गायक, ठीक है, गायक के रूप में अपने आप को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि रथों गाड़ियों सहित, ठीक है, आप नीचे आओ। तो रथों गाड़ियों, ठीक है, मतलब कि यातायात के जो साधन थे, अगर हम देखें तो यातायात के साधन के रूप में रथों और गाड़ियों का कहीं ना कहीं ऋग्वैदिक काल में इसका इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। इसके अलावा पहाड़ों से ये पता चलता है कि जो ऋषि लोग थे, ठीक है, वो कहाँ पर विचर रहे थे? वो कहीं ना कहीं भारत के पूर्वी, ठीक है, भारत के बात करें हम, ठीक है, कि भारत के पूर्वी एरिया में कहीं ना कहीं ये विचर रहे थे, क्योंकि व्यास नदी, सतलुज नदी कहाँ पाई जाती है? यही तो कश्मीर और हरियाणा और पाकिस्तान से बहती हुई यही तो ही प्राप्त होती हैं, ठीक है। और यहाँ पर जब वो विश्वामित्र जो बात कर रहे हैं कि पहाड़ों से आप उतरते हुए नीचे आइए, ठीक है, उनसे प्रार्थना के रूप में, गायक के रूप में बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इनका जो चलन था वो कहाँ से कहाँ तक था, ठीक है, उत्तर पश्चिम से होते कहीं ना कहीं पूर्वी की तरफ इनका जो चलन था। यहाँ से ये भी पता चलता है, ठीक है, कि जो ये लोग आए थे, ठीक है, जिन्हें आर्य के रूप में संबोधित किया गया, ये कहीं ना कहीं उत्तर पश्चिम के एरिया से होते हुए आए थे, ठीक है। यहाँ पे किन नदियों को संबोधित किया गया है तो हम ये देखेंगे। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है, ठीक है, कि सरस्वती, सिंधु, ठीक है, और उसकी सहायक नदियों का, ठीक है, ऋग्वेद में जो है क्या है? जिक्र है। इसके अलावा किसका जिक्र है? गंगा और यमुना का भी जिक्र पाया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इतिहासकार ये भी बताते हैं कि कहीं ना कहीं
प्रार्थना के उस क्षेत्र में रची गई हुई जो ये नदियां बहती थी, ठीक है, ये हमें क्या बताती हैं कि समाज में जो ऋषि रहते थे, ठीक है, वो घोड़ों गायों को बहुत महत्व देते थे। इसके अलावा ये जो है नदियों, ठीक है, नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से कहीं ना कहीं की गई होगी। ठीक है, हम यहाँ मैप में देख पा रहे हैं कि ये हमारी व्यास नदी है, ठीक है, ये सतलुज नदी है। इसके अलावा किस नदी का जिक्र किया गया है? इसके अलावा गंगा नदी का जिक्र किया गया है, ठीक है, सिंधु नदी का जिक्र किया गया है। ठीक है, आगे हम जानेंगे इसके बारे में। तो यहाँ हम बात करेंगे मवेशी, घोड़ों और रथों के बारे में। अगर हम ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए जो है, जो उनसे संबंधित प्रार्थनाएं जो हैं उसमें लिखित रूप में प्राप्त होती हैं। कहीं ना कहीं इनसे ये पता चलता है कि घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता होगा, या फिर इन लड़ाइयों में मवेशी जो है जीत कर लाए जाते होंगे। वैसे लड़ाइयाँ जो हैं वो कैसे ज़मीन के रूप में लड़ी जाती है। आज भी जो लड़ाइयाँ हैं कहीं ना कहीं ज़मीन के रूप में, आप जितना भी मिडवल या मॉडर्न उठा के भी देख लें तब भी ज़मीन के ही रूप में जो है लड़ाइयाँ लड़ी जाती रही हैं इतिहास से लेकर अब तक। ठीक है, तो उस टाइम पे जो लड़ाइयाँ जमीन के लिए लड़ी जाती हूँ कहीं ना कहीं वो अच्छे चारागाह होंगे। ठीक है, क्योंकि जौ जो एक फसल है, ठीक है, यहाँ पे देखिए जौ का जिक्र हुआ है। इतिहास में हमें जौ का जिक्र सबसे पहले मिलता है कृषि के रूप में। ठीक है, तो जौ जैसी जो जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलें होती हैं उनको उपजाया जाता होगा। ठीक है, कुछ लड़ाइयाँ शायद पानी के स्रोतों के लिए लड़ी जाती होंगी, या फिर जो लोगों को बंदी बनाने के लिए भी मतलब लड़ी जाती होंगी। मतलब जो भी वो लोग, मवेशी हो चाहे लोग हो, वो जीत के लाते होंगे। ठीक है, फिर वो उन्हें अपने इस्तेमाल के लिए कहीं ना कहीं उनका यूज किया करते होंगे। ठीक है, इसी तरह से जो युद्ध में ये लोग धन जीतते थे तो वो क्या करते थे, कुछ जो है कुछ भाग जो है वो क्या करते थे, सरदार को दे देते थे, उसका कुछ हिस्सा जो है पुरोहित को दे दिया जाता था, और शेष धन जो है आम लोगों में बांट दिया जाता था। ठीक है, इसके अलावा कुछ धन जो है यज्ञ के लिए प्रयुक्त होता था, यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी, और ये आहुति किसे दी जाती थी? देवी देवताओं को। ठीक है, घी, अनाज, मतलब इन सब से कभी कभी जानवरों की भी आहुति जो है आहुति के रूप में इनका इस्तेमाल किया जाता था। इसके अलावा अगर हम बात करें, ठीक है, तो युद्ध में जो पुरुष भाग लेते थे, ठीक है, ये भी क्या करते थे, ये भी यज्ञ करवाते थे। इनका क्या रूल क्या था कि ये एक आपने सुना होगा अश्वमेध यज्ञ। ठीक है, अश्वमेध यज्ञ जो होता था उसमें क्या होता था कि राजा जो है घोड़ा जो है अपना जो है पूरे राज्यों में दौड़ा देता था। ठीक है, दूर दूर के राज्यों में दौड़ा, तो जो उस राजा से ज्यादा हिम्मत वाला राजा होता होगा, ठीक है, तो वो क्या करे, वो उस घोड़े को या रोक लेता था। ठीक है, तो उसे अपने शक्ति का जो है प्रदर्शन जो है देना पड़ता था, या फिर उनको जो है जिस राजा ने उस घोड़े को दौड़ाया था, ठीक है, उसको क्या करता था, उसको उनको आमंत्रित करते थे, या फिर उन घोड़ों को उन राज्यों में नहीं रोका जाता था। नहीं रोकने का क्या अर्थ है कि इसका मतलब ये हो जाता था कि जो अन्य राज्य के लोग हैं उन्होंने क्या करा है, उन्होंने इनकी जो है इनकी शक्ति को जो है स्वीकार कर लिया है, इसका मतलब ये हुआ करता था। ठीक है, चलिए आगे हम बात करेंगे कि लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द, जैसे कि लोगों का वर्गीकरण कैसे किया गया, काम, भाषा, परिवार और समुदाय के हिसाब से। ठीक है, देखिए जो आप आज देख रहे हैं, मतलब वर्गीकरण, जो वर्गों में वर्गीकरण, मतलब जैसे कि ब्राह्मण है, वैश्य है, शूद्र है। ठीक है, ये वर्गीकरण जो है इसका प्रारंभ जो है ये हमें कहाँ से मिलता है, ये हमें वैदिक काल से ही प्राप्त होता है, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी जातियां या कह सकते हैं वर्गों में इनको जो विभाजित किया गया वो किस आधार पर, या तो काम के आधार पर उनको विभाजित किया गया, या तो भाषा के आधार पर, या तो परिवार, या फिर समुदाय, या फिर निवास स्थान के आधार पर। ठीक है, जो है ऐसे बहुत से कारण थे जो ये वर्गीकरण जहाँ से प्रारंभ हुआ। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर दो समूहों की बात की गई है। ठीक है, जिनको काम के आधार पर जिनका वर्गीकरण किया गया, जैसे कि पुरोहित जिन्हें क्या कहा जाता था, ब्राह्मण कहा जाता था। ठीक है, ये क्या करते थे, ये यज्ञ करते थे, अनुष्ठान करते थे। और दूसरे लोग कौन होते थे, राजा। ठीक है, और ये राजा वैसे नहीं होते थे जैसे कि मतलब मिडवल या आपको मॉडर्न हिस्ट्री में मिले हैं, मिडवल हिस्ट्री में मिले हैं, जैसे कि राजा होता था और उस प्रजा जो है पूरा उसके अंडर होता था, ऐसे राजा नहीं होते थे। ठीक है,
इनके पास तो ना बड़ी बड़ी राजधानियां होती थी, ना महल होते थे, ना इनके पास सेना हुआ करती थी, ठीक है, और ना ही ये कर वसूलते थे, ये इस तरह के राजा नहीं होते थे। और ना ही इसमें क्या होता था कि जो राजा मर जाए उसके बाद जो बेटा है वो शासक बन जाए, ऐसी कोई प्रथा भी नहीं होती थी, ठीक है। अब हम बात करेंगे जनता और पूरे समुदाय, ठीक है। इन दो शब्दों का इनमें इस्तेमाल किया गया, जनता और पूरे समुदाय के लिए। जनता के लिए जन शब्द का प्रयोग किया गया, ठीक है, और दूसरा क्या था, विश, विश कहीं ना कहीं जिसे वैश्य शब्द निकला है, ठीक है। अब इन्होंने बताया है कि अध्याय 5 में जो है आपको इसका पूरा जो है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अभी हम इसके परिचय जान लेते हैं। तो ऋग्वेद में विश और जन जो है, ठीक है, ये नाम मिलते हैं, ठीक है। हमें जो ये पुरुजन या विश या भरतजन या विश या यदुजन, ठीक है, इस तरह जो नाम है ये कहाँ पे ऋग्वेद में उल्लेखित प्राप्त हुए हैं। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है कि जिन लोगों ने, ठीक है, ये प्रार्थनाएं लिखी, देखिए अब तक हम बात कर रहे थे कि प्रार्थनाओं के रूप में जो है, ठीक है, प्रार्थनाओं के रूप में जो है वेद जो है ये लिखे गए। इन प्रार्थनाओं को जिन्होंने लिखा, ठीक है, वो खुद को क्या कहते थे, वो खुद को आर्य कहते थे, ठीक है, और इन आर्यों का जो विरोध करते थे उनको क्या कहा गया, दास या दस्यु कहा गया, ठीक है। वर्गीकरण जो है या तो भाषा के आधार पर या तो लोगों के रहन सहन के आधार पर, ठीक है, इस आधार पर वर्गीकरण किया गया, ठीक। तो दस्यु लोग कौन होते थे, ये क्या करते थे, ये यज्ञ नहीं करते थे, कहीं ना कहीं इन्हें निम्न समझा जाता होगा, ठीक है, इसीलिए यज्ञों में इनका जो है इनको सम्मिलित नहीं किया जाता था, ठीक है। शायद ये दूसरी भाषा बोलते हो, ये भी एक आशंका है, ठीक है। कहीं ना कहीं बाद में जो ये दास हैं इनको क्या कहा जाने लगा, शायद इस शब्द का मतलब निकाला जाने लगा कि ये गुलाम हो गया होगा, ठीक है। अब दास के रूप में स्त्री भी होते थे और पुरुष भी होते थे, ठीक है, और इन्हें कहाँ से, ठीक है, इन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था और ये अपने मालिक के अनुसार ही, ठीक है, कार्य करते थे। क्यों, क्योंकि ये कहीं ना कहीं युद्ध में जीते जाते थे, ठीक है, और ये इनकी एक तरह से धरोहर होते थे, ठीक है। चलिए, जहां एक और उत्तर पश्चिम में, ठीक है, वैदिक वेदों की रचना हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ अन्य जगहों पर क्या था, अन्य जगहों पर हमें क्या प्राप्त होता है, वहां पे हमें पाषाण से संबंधित कब्रों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। अब ये प्रथा कहाँ प्रचलित थी, ये प्रथा जो थी लगभग 300 साल पहले जो है शुरू हुई थी और ये दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में जो ये प्रथा थी वो प्रचलित थी। था क्या कि इसमें जो पाषाण थे ये क्या था, ये अलग अलग जगहों से जो है पाषाण लाए जाते थे, इन्हें चमकाया जाता था, ठीक है, इन पे काम किया जाता था और इसको क्या करा जाता था, एक शेप देकर, ठीक है, एक आकार देकर इस तरह से कब्रों को क्या है, कब्रों को ढका जाता था, ठीक है। और जो ये चित्र आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये क्या है, ये एक तरह का पोर्ट होल है, पोर्ट होल मतलब कि बड़ा सुराग, ठीक है। ये पोर्ट होल जो है ये कहीं ना कहीं बेसमेंट में जाने का, इसके अंदर कोई रास्ता होगा जिसके अंदर परिवार के जो है टॉम यानी कि कब्रें जो हैं वो दफनाई जाती होंगी, ठीक है। तो जो पुरातत्वविद हैं उनको मतलब गोलाकार सजाई हुई जो है पत्थर ये मिले हैं, कहीं ना कहीं ये होगा कि जो लोग थे, ठीक है, इन्होंने अपने किसी एक परिवारजन को यहाँ दफनाया होगा, ठीक है, और उसके आसपास इस तरह से पत्थरों को सजाया होगा ताकि आने वाले टाइम पर, ठीक है, अन्य परिवारों के सदस्यों को भी एक ही जगह पर दफनाया जा सके, ऐसी कोई प्रथा होगी, ठीक है। तो जो महापाषाण निर्माण में जो लोग थे, ठीक है, वो कई तरह के काम करते थे। कुछ लोग जो थे कार्य की सूची बनाते थे, ठीक है, कुछ गड्ढा खोदने का काम करते थे, कुछ शिलाखंडों को ढोने का काम करते थे और कुछ क्या करते थे, पत्थरों को तराशना, ठीक है, ये सारे काम जो है करते थे। कुछ जो है मरे हुए लोगों को दफनाने का कार्य करते थे। तो ये प्रथा जो है अन्य जगहों पर यहाँ से प्राप्त होती है। इसके अलावा यहाँ पे आप ये चित्र देख पा रहे हैं, ठीक है, ये हड़प्पा के शहरों में लोहे का जो है प्रयोग होता था, नहीं, उस टाइम पे जो है हड़प्पा के टाइम पर लोहे का प्रयोग जो है वहां से नहीं पाया गया, जबकि महापाषाण जो कब्रें हैं, ठीक है, इनसे जो सामान मिला है ये लोहे के सामान प्राप्त हुए हैं, जिसमें से ये आप देख पा रहे हैं
कि ये घोड़े के लिए सामान इसका इस्तेमाल, ठीक है। इसके अलावा ये कुल्हाड़ी है और ये क्या है, ये एक कटार है जो कि लोहे की बनी हुई प्राप्त हुई है। अब हम देखते हैं कि जो लोगों के सामाजिक असमानताएं थी, असमानताएं किस तरह की, दफनाने की असमानताएं, ठीक है। कि जो ये दो तरह के यहाँ पे आप कंकाल देख पा रहे हैं, इसमें एक उदाहरण लिया गया है मेहरगढ़ का, ठीक है। मेहरगढ़ का ये कब्र का चित्र है। ये जो चित्र जो दिखाया जा रहा है, ठीक है, यहाँ से ये आपको बताने की कोशिश की जा रही है कि सामाजिक असमानताएं किस तरह से उस टाइम पर भी विकसित थी, ठीक है। कैसे कि जैसे कि कोई शाही परिवार होता था, जब कोई शाही परिवार होता था तो उसकी कब्र में उससे जुड़े हुए, ठीक है, जानवरों को या फिर उनके सेवक या सेविका को, ठीक है, इसके अलावा उनसे अच्छा खाना पीना या सोने की मुद्राएं, ठीक है, इस तरह की चीजों को दफनाया गया होगा, ठीक है। इस तरह के जो है चीजें प्राप्त हुई। वहीं पर कुछ अन्य जो कब्रें मिली उसमें क्या है, उसमें मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए, ठीक है। मिट्टी के बर्तन कहीं ना कहीं ये जो है ये गरीब या निम्न स्तर के जो है परिवार रहे होंगे, ठीक। उस टाइम पे भी इस तरह की सामाजिक असमानताएं हैं, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें तो जो कुछ कब्रें जो है वो खास परिवारों के लिए होती थी, जैसे कि पाषाण काल में भी, ठीक है, ऐसे कंकाल मिले, जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि परिवार के लोगों को एक साथ अलग अलग समय पे दफनाया गया होगा, ठीक है। मरने के बाद तो उनको पोर्ट होल के रास्ते, जैसा कि मैंने आपको एक तस्वीर में दिखाया था कि ये पोर्ट होल के रास्ते से, ठीक है, ऐसे बनाए जाते होंगे कि अंदर जो है कब्र में उनके आने वाले जो भी और परिवार के लोग होंगे उनको भी इसी तरह से दफनाया होगा। जैसे कि आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो आपने एलिजाबेथ, जो अभी जल्दी रिसेंटली 2022 में जिनकी डेथ हुई है, ठीक है, एलिजाबेथ जो कि ब्रिटेन की क्या है, ब्रिटेन की महारानी थी, ठीक है। इनकी जो इनको जो दफनाया गया था, इनको वहीं पर ही दफनाया गया जहां पर इनके अन्य परिवार के सदस्यों को, ठीक है, दफनाया गया। ये एक इनका महल है, ठीक है, जहां पर सभी परिवार के सदस्यों को यहाँ पर दफनाया गया है, ठीक है। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि इनके माता पिता, ठीक है, और इनके भाई की कब्र जो है ये यहाँ पर एक साथ दफनाई गई। तो जो प्रथा, ठीक है, पुरातत्व टाइम पर थी, यहाँ महापाषाण यानी कि 3000 साल पहले जो प्रथा थी उससे मिलते जुलते जो ये चीजें जब आपको प्रथा मिलती है तो ये समझ में आता है कि ये प्रथाएं उस टाइम पर भी, ठीक है, वहां से ये प्रथाएं कहीं ना कहीं ये भविष्य में चलती हुई आई थी, ठीक है। यहाँ पे बात की जा रही है इनाम गांव की, ठीक है। इनाम गांव में एक विशिष्ट व्यक्ति की जो है कब्र के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। इनाम गांव कहाँ पर है, चलिए देख लेते हैं मैप में इनाम गांव कहाँ है। तो ये रहा हमारा इनाम गांव, ठीक है। 3600 से 27 साल पहले लोग जो रहते थे, ठीक है, तो वयस्क लोगों को गड्ढे में सीधा लिटाकर रखा जाता था और उनके जो सर होते थे वो किस दिशा में होते थे, वो उत्तर दिशा की ओर होते थे। कई बार क्या होता था कि घर के अंदर ही दफनाया दिया जाता था, ठीक है। ऐसे बर्तन जिसे शायद खाना पीना खाते हो उनके साथ वो बर्तन भी दफनाए जाते थे, जैसा कि पीछे हमने आपको बताने की कोशिश की थी, ठीक है। इसके अलावा जो अलग अलग कब्रें मिली उसमें से एक ऐसी कब्र भी मिली जहाँ पे 5 कमरों वाले मकान में आंगन में 4 पैरों वाले, ठीक है, मिट्टी के बड़े संदूक में भी, ठीक है, संदूक में रखकर दफनाया जाता था, ठीक है। जैसा कि आज क्रिश्चियन जो है, ठीक है, क्रिश्चियन में ये प्रथा जो है आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन, तो कंकालों के अध्ययन से क्या पता चलता है, देखिए छोटे आकार के आधार के जो कंकाल होंगे यहाँ से इससे क्या पता चलेगा कि कहीं ना कहीं किसी बच्चे के होंगे, ठीक है, और इसको आसान है पहचान पाना, ठीक है। लेकिन जब बात आ जाती है पुरुषों और महिलाओं के कंकाल में, ठीक है, तो हम कैसे उसको करें, तो एक तरीका है समान, ठीक है, समान के आधार पर अंदाजा मतलब लगाएं। जैसे कि जो कंकाल है वो मतलब जो महिलाएं हैं वो क्या होती हैं, वो महिला जो है गहने पहने होती हैं। लेकिन अगर हम अगर हम प्राचीन काल में जाएं तो उस टाइम पे क्या था कि पुरुष भी जो है आभूषण, ठीक है, वो क्या करते थे, धारण करते थे, ठीक है। तो अब किस तरह से इनको पहचानने का तरीका है, तो एक तरीका और भी है कि जो महिलाएं होती हैं, ठीक है, महिलाएं जो होती हैं वो
प्रेगनेंसी के दौरान होता क्या है कि उनका जो कमर होता है, ठीक है, वो पुरुषों की अपेक्षा, ठीक है, क्या होता है, उनका कूल्हा जो होता है पुरुषों की अपेक्षा बड़ा होता है। तो इस तरह से भी आप जान सकते हैं, ठीक है, आधुनिक अध्ययन के आधार पर कि ये महिला का है या फिर पुरुष का। ठीक, ये चरक नाम के क्या थे, एक वैद्य थे जिन्होंने क्या लिखा था, चरक संहिता लिखी थी, ठीक है, इनकी किताब थी। इसमें इन्होंने क्या बताया था, उस टाइम पे अध्ययन कैसे किया जाता था, उस टाइम पे इन्होंने बताया, जो अध्ययन जिस तरह से किया, ठीक है, उसमें बताया कि मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां हैं, 360 है। शायद उन्होंने हो सकता है कि दांतों को जोड़कर, ठीक है, या फिर जो जॉइंट्स होते हैं, ठीक है, उनको जोड़कर 360 की गिनती गिनी हो। लेकिन वर्तमान में अगर देखें तो अध्ययन से क्या है कि मनुष्य में सामान्यतः कितनी हड्डियां होती हैं, 206 हड्डियां होती हैं। अपेक्षाकृत बच्चों की हड्डियां जो होती हैं वो ज्यादा होती हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे जो चरक थे उन्होंने किस तरह से अध्ययन किया होगा, उनका अध्ययन करने का तरीका ये होगा कि उन्होंने जो कंकाल होगा, ठीक है, या तो किसी की कब्र से किया हो, या फिर या उस टाइम पे कुछ ऐसी सुविधाएं हो, या शरीर को चीर फाड़ कर, ठीक है, जिस तरह से भी कहा, मतलब ये कह सकते हैं कि आधुनिक आधार पर जिस तरह से हम अध्ययन करते हैं कंकालों का, शायद इतिहास में भी इस तरह से किया जाता होगा, ठीक है। इनाम गांव के अब यहाँ पे बात की जा रही इनाम गांव के लोगों के काम धंधे के बारे में, ठीक है। तो पुरातत्व को गेहूं, जौ, दाल, बाजार, मटर, इन सब के क्या है, बीज मिले हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इन सब की खेती की जाती होगी, ठीक है। इसके अलावा जानवरों की हड्डियां मिली हैं, कई हड्डियों पे काटने के निशान मिले। मतलब इससे यहाँ ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि शायद उस टाइम पे जो लोग थे, ठीक है, मांसाहारी थे, ठीक है, कहीं ना कहीं इन जो जानवर होते थे उनको खाते थे, जिन जानवरों की हड्डियों पर दांतों के निशान मिले, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वो किस तरह के जानवर खाते होंगे, कुत्ता, घोड़ा, गधा, या फिर केकड़ा या मछली, इस तरह से। देखिए आधुनिक आधार पर भी देखें तो अंडमान निकोबार में अगर हम आ जाए, ये लक्षद्वीप, ये हमारा लक्षद्वीप है, और यही नीचे साइड पे क्या है, अंडमान निकोबार। तो अंडमान निकोबार में आ जाए, या दक्षिण प्रदेशों में के बात की जाए, ठीक है, या फिर इधर साइड पे पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर भी पश्चिम बंगाल में देखिए आज भी रस्म है, क्या होता है, दुर्गा पूजा में मछली चढ़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर मछलियों को खाने की प्रथा आज भी है, ठीक है। इसके अलावा अंडमान निकोबार में भी आप देखेंगे कि केकड़ा खाना यानी सी फूड्स का जो है आज भी यहाँ पे खाया जाता है। तो कहीं ना कहीं उस टाइम पर भी इस तरह से चीजें जो है इस्तेमाल की जाती होंगी, इस तरह से भोजन जो है ये खाया जाता होगा, ठीक है। इसके अलावा और कौन से साक्ष्य मिले हैं, बेर, आंवला, जामुन, खजूर, ठीक है, कई तरह की रसभरिया, ठीक है, इस तरह के भी साक्ष्य जो है वहां से प्राप्त हुए। जिस टाइम पर वैदिक काल चल रहा था उसी टाइम पर अगर हम समकालीन सभ्यता की बात करें तो चीन में, ठीक है, चीन में भी 3500 साल पहले क्या मिला है, लेखन पद्धति, ठीक है, जो कि सबसे पुराने उदाहरण के बारे में जानी जाती है, ठीक है। चीन में ये चीन की लिपि है, ठीक है, जो कि आधुनिक अगर आधार पर देखें तो इसी तरह की लिपि जो है चीन में चलती है, ठीक है। तो चीन में क्या था कि जानवरों की हड्डियों पर लिखा जाता था, भविष्यवाणी जो है करने वाली हड्डियां जिसको कहा जाता था। उस टाइम पे क्या था कि जानवरों की हड्डियों पर लिपि जो है लिखी जाती थी। ऐसा वहां पे उस टाइम मतलब चाइना में ये मान्यता थी कि जो ये है ये क्या होती कि हड्डियां जो है क्या बताती हैं, भविष्य बताती हैं, ठीक है। तो जो राजा लोग थे वो लिपिकारों से क्या करते थे, हड्डियों पर सवाल लिखवाते थे भविष्य जानने के लिए कि वो युद्ध जीतेंगे नहीं, अच्छी फसल होगी या नहीं, पुत्र होगा या नहीं, ठीक है। इसके अलावा वो क्या करते थे कि हड्डियों को भाई आग में डाल देते थे, ठीक है, जल जाती थी जो हड्डियां, ठीक है, जो हड्डियां जो होती थी गर्मी से वो चटक जाती थी, दरारें पड़ जाती थी। तो उसी तरह से कुछ उन दरारों से कुछ इस तरह से पढ़कर या उन दरारों का कुछ मतलब निकाल के इस तरह के भविष्यवाणी करने का उस टाइम पे प्रथा थी, ठीक है। तो ये क्या था, ये चाइना की प्रथा थी जो समकालीन उत्तर वैदिक काल में चल रही थी, ठीक है। अब हम यहाँ पे जो हमने बताया था कि हैंड रिटन नोट्स के साथ, ठीक है, आप देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से तथ्य जो है निकाले गए हैं, ठीक है, शॉर्ट नोट जो तैयार किए हैं। तो यह सभ्यता अपनी पूर्ववर्ती हड़प्पा सभ्यता से काफी भिन्न थी। जाहिर सी बात है काफी भिन्न थी। किन आधार पे भिन्न थी कि उस जो हड़प्पा सभ्यता है वो काफी विकसित दिखाई गई है, ठीक है। उनकी जो सड़कें थी वो एक दूसरे को 90 कोण पर काटती थी, ठीक है। इसके अलावा नाली वगैरह जो है बहुत सीधी होती थी, उनमें कुएं पाए जाते थे पानी के घरों में, ठीक है।
इसके अलावा स्नानागृह जो पाए गए, इसके आसपास घर बसे पाए गए। लेकिन जो वैदिक काल है, ठीक है, ये जो था हड़प्पा सभ्यता से काफी अलग था, क्योंकि उस टाइम पे जो है कृषि को प्रधानता दी गई थी, बल्कि वैदिक काल में जो है कृषि को प्रधान न करके पशुपालन को प्रधानता दी गई थी। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो इस सभ्यता के संस्थापक जो थे आर्य थे। ठीक है, इसलिए कभी कभी इसे आर्य सभ्यता भी कहा जाता था। अगला पॉइंट है कि सिंधु सभ्यता के विपरीत वैदिक सभ्यता मूलतः ग्रामीण थी। जैसा मैंने बताया ना कि वो ग्रामीण थी, लेकिन जो हड़प्पा सभ्यता थी वो शहरी नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, आर्यों का आरंभिक जीवन जो मुख्यतः पशुचारण का था, कृषि का उनका जो है धंधा जो था कैसा था, गौण था। ठीक है, मतलब सेकेंडरी था। आर्यों का इतिहास हमें मुख्यतः कहाँ से प्राप्त होता है, हमें वेदों से प्राप्त होता है, जबकि हड़प्पा सभ्यता हम अवशेषों के आधार पर प्राप्त करते हैं। ठीक है, वेद कौन कौन से होते हैं, 4, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद की बात की जाए तो इसमें ऋग्वेद के बारे में ज्यादा डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, सो सबसे पुराना वेद है, रचना कब तक हुई, लगभग 3500 साल पहले हुई। ठीक है, ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं है, जिसे क्या कहा जाता है, सूक्त कहा जाता है। इसमें 3 देवता जो है महत्वपूर्ण है, कौन कौन से, अग्नि, इंद्र और सोम। इसके अलावा ऋग्वेद की भाषा कैसी है, प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत क्या कहलाती है ऋग्वेद की भाषा। ऋग्वेद के कुछ सूक्त जो है वार्तालाप के रूप में है। ठीक है, इसके अलावा अगला पॉइंट है कि ऋग्वैदिक काल की दूसरी सर्वाधिक पवित्र नदी किसको माना गया है, सरस्वती को सर्वाधिक पवित्र नदी माना गया। इसके अलावा बात करें तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी किसको कहा गया है, सिंधु का वर्णन जो है कई बार मिला है, जबकि गंगा और यमुना का जो वर्णन, गंगा का जो वर्णन है 1 बार और यमुना का वर्णन जो है 3 बार मिलता है हमें। ठीक है, और ऋग्वेद में हिमालय एवं उसकी चोटी का वर्णन मिलता है। देखिए, जब विश्वामित्र और नदियों का वार्तालाप हो रहा तो वो कहते हैं ना पहाड़ों से कि आप इस तरह से, पहाड़ों की नदियों से कहते हैं कि आप इस तरह से पहाड़ों से उतरकर नीचे आइए, है ना। तो यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं हिमालय की तरफ संकेत करते हुए ये बताया गया। ठीक है, ऋग्वेद में ग्राम, विश, जन ये उच्चतर इकाई थे। ग्राम जो है कई परिवारों के समूह को कहते थे, जिसका प्रधान कौन होता था, ग्रामीण होता था। ठीक है, विश कई गांवों का समूह होता था, जिसका प्रधान कौन होता था, विशपति होता था। और अनेक विशों का समूह जो होता था उसको क्या कहते थे, जन कहते थे, जिसका प्रधान कौन होता था, जनपति या राजा होता था। ठीक है, इस समय में राजा का पद जो था आनुवांशिक हो चुका था, फिर भी प्रधान या राजा के हाथ में क्या है, असीमित शक्तियां नहीं थी। ठीक है, वास्तव में आर्यों की जो स्थिति थी वो आर्थिक स्थिति की बात करें तो इसका मूलाधार क्या था, पशुधन क्या था, गाय। ठीक है, जो मुद्रा की भांति समझी जाती थी। अधिकांश लड़ाइयां जो है वो गायों के लिए, ठीक है, लड़ाइयां जो है वो किसके लिए, गायों के लिए लड़ी जाती थी। ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण देवता जो है वो कौन है, इंद्र है। ठीक है, इनको क्या पुरंदर भी कहा जाता था और उन्हें वर्षा का देवता भी माना जाता था और इंद्र को युद्ध का देवता भी माना जाता था। ठीक है, युद्ध का देवता भी किसको माना जाता था, इंद्र को। सोम को पेय पदार्थ का देवता माना गया है। सोम क्या था, एक प्रकार का पौधा था। ठीक है, ऋग्वेद में जल को संपूर्ण विश्व को जन्म देने वाली माँ भी कहा गया है। ठीक है, इस काल में राजा की कोई नियत सेना नहीं थी। देखिए, नियत सेना, अगर हम स्थिर सेना की बात करें, ठीक है, एक स्थायी रूप से सेना रखने की बात करें तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, किस राजा ने सर्वप्रथम जो है जो स्थायी सेना रखी थी, तो वो कौन था, अजातशत्रु। ठीक है, अजातशत्रु जो है इसने स्थायी सेना रखने का जो है प्रारंभ किया था। और दिल्ली सल्तनत में बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, युद्ध के समय संगठित की गई सेना को क्या कहा, नागरिक सेना कहा जाता था। सर्वप्रथम ऋग्वेद में दासों के विषय में स्पष्ट उल्लेख प्राप्त है। ठीक है, वरुण जल या समुद्र का देवता तथा प्राकृतिक संतुलन का रक्षक किसे कहा जाता था, वरुण को। ठीक है, हिरण एवं सुवर्ण शब्द का प्रयोग सोने के लिए किया जाता था और निष्क जो है वो सोने का एक क्या होता था, आभूषण था। देवताओं की उपासना की मुख्य रीति स्तुति पाठ करना व यज्ञ की बलि अर्पित करना था। ठीक है, बलि या आहुति में साग, जौ वस्तुएं दी जाती थी, कभी कभी जानवरों की भी बलि दी जाती थी। ठीक है, महापाषाण कब्र बनाने की प्रथा लगभग कब शुरू हुई थी, 300 साल पहले हुई थी। प्रचलित कहाँ कहाँ थी, दक्कन में, दक्षिण भारत में, उत्तर पूर्वी भारत में और कश्मीर में। ठीक है, मृतक के साथ दफनाए बर्तनों में लाल काली मिट्टी के साक्ष्य जो है प्राप्त हुए हैं और ये आपको साक्ष्य जो है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के टाइम पर भी मिलेंगे। ठीक है, लाल मिट्टी के बर्तन। कब्रों के दफनाने की प्रथा से सामाजिक असमानताओं के बारे में भी पता चलता है।
इन सब के बारे में आपको ऑलरेडी उपयोगी शब्द जो है बता चुके हैं। बात करें वेद, प्रार्थना, भाषा, रथ, यज्ञ, राजा, दास, महापाषाण, कब्र, कंकाल और लोहा। ठीक है, यहाँ हम कुछ महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो वेदों की जो रचना है इसका प्रारंभ जो है कब हुआ था? 3500 साल पहले। और महापाषाणों का निर्माण की जो शुरुआत है कब हुई थी? 3000 साल पहले। ठीक है, और इनाम गांव में जो कृषकों का निवास है वो कब से कब तक है? 3600 से 2700 साल पहले। जबकि चरक जो है, चरक ने जो चरक संहिता कब लिखी थी? लगभग 2000 साल पहले। ठीक है, अब हम इस आधारित क्वेश्चन पे आ जाएंगे। तो देखेंगे क्वेश्चन किस तरह से पूछे गए और इसके आंसर हम देखेंगे। ठीक है, डिस्कस करेंगे। तो ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और दो नदियों के बीच संवाद के रूप में एक स्रोत है, ठीक है, जिसे देवी के रूप में पूजा जाता था। तो ये नदियां कौन सी हैं? तो इन नदियों की बात करें तो कौन कौन सी थी? तो वो थी व्यास और सतलुज, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है ये उत्तर हो जाएगा। ऋग्वेद है तो ये पूछा गया है आरओ ए आरओ यूपी आरओ ए आरओ में। तो ऋग्वेद क्या है? स्त्रोतों का संकलन, कथाओं का संकलन, शब्दों का या युद्धों का संकलन? तो ये क्या है? ये तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्रोतों का संकलन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को जो है भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। ताम्रपात्र काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण या पूर्व से पश्चिम, दक्षिण से उत्तर या फिर पश्चिम से पूर्व। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर से दक्षिण। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ, प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद जो है वो प्राचीनतम वेद है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो सामवेद जो है विज्ञान का है, ऋग्वेदिक स्मृति के भजन का ज्ञान है, अथर्ववेद जादू के सूत्रों का ज्ञान है और यजुर्वेद यज्ञ संबंधी सूत्रों का ज्ञान। तो इसमें उत्तर क्या हो जाएगा? तो सामवेद जो है ये विज्ञान का ना होके इसमें क्या है? संगीत है। ठीक है, संगीत है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो इनाम गांव पुरातत्व स्थल नामगांव कहाँ स्थित है? तो इनाम गांव कहाँ है? आधुनिक महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका उत्तर हो जाएगा। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता का सर्वाधिक महत्व का वर्णन किया गया है? क्वेश्चन है ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्वता का वर्णन है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका उत्तर हो जाएगा, यानी कि इंद्र की। ठीक है, तो ये थी हमारी एनसीईआरटी चैप्टर 4। ठीक है, अगली क्लास चैप्टर 5 की होगी। ठीक है, तो चैप्टर 5 में हम जल्द ही मिलेंगे आपको। एनसीईआरटी इसी तरह से कंटिन्यू होगी। ठीक है, और ये 12 क्लास तक कंप्लीट करवाई जाएगी। तो आपको ये क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। ठीक है, मिलते हैं हम अगली क्लास में। धन्यवाद।